हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th होम साइंस की। चैप्टर नंबर 4 है हमारा ये, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। इससे पहले के 3 चैप्टर हम कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जो क्लास 12th एसपी न्यू ग्रुप नाम से है। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आपको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर आईडी हमारा एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो जो भी आपके क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, जो eklavyastudypoint.com नाम से है। यहाँ पर आपको थ्योरी नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये पहले से प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है खाद्य विज्ञान यानी फूड साइंस। फूड साइंस क्या है? तो देखिए, खाद्य विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें यह अध्ययन करते हैं कि भोजन कैसे बनता है, कैसे बदलता है और कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे खाद्य विज्ञान के अंदर कि जो भोजन होता है वो कैसे जो है बनाया जाता है, ठीक है ना, किस तरह से वो अपना स्वरूप बदलता है और उसको सुरक्षित हम किस प्रकार से रख सकते हैं। यह विज्ञान के कई क्षेत्रों का मेल है। तो जो विज्ञान है हमारा, उस विज्ञान के कई क्षेत्रों को हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। उन क्षेत्रों के माध्यम से हम जो फूड साइंस को देखते हैं, जैसे रसायन हो गया, भौतिकी हो गया, जीव विज्ञान हो गया, सूक्ष्म जीव विज्ञान हो गया या अभियंत्रिकी हो गया। ठीक है, तो जितने भी आप देखते हैं साइंस में, जितने भी जो साइंस में जो भी विषय आते हैं, उन सबको जो है खाद्य विज्ञान के अंदर शामिल किया जाता है। उनके आधार पर ही जो है फूड विज्ञान को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो रसायन आपका हो गया केमिकल। ठीक है, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? भोजन के पोषक तत्व और रासायनिक परिवर्तन, यानी किस तरह से जो भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं और कौन कौन से उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन आता है, ये हम पढ़ते हैं रसायन में। ठीक है ना, केमिस्ट्री के अंदर। दूसरा आता है आपकी भौतिकी। भौतिकी क्या होता है? ताप, दाब और खाद्य बनावट का प्रभाव। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा भोजन होता है, यानी उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी होती है, फिजिक्स देखते हैं इसके अंदर कि उसका ताप, दाब और खाद्य बनावट में क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब इसमें अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान, इसके अंदर हम देखते हैं पौधों और पशु उत्पादकों के क्या गुण होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी हो गया आपका। फिर आपका होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो साइंस है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं? भोजन में कीटाणु और संक्रमण की जांच किस तरह से की जाती है, इसका अध्ययन करते हैं। फिर आता है आप अभियंत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, देखते हैं इसके अंदर कि किस तरह से जो भोजन को प्रसंस्करण किया जाता है, किस तरह से उसकी पैकेजिंग करी जाती है, तो कौन कौन सी उपकरण और तकनीकें इसके अंदर अपना आजमाई जाती है। तो ये सब चीज जो हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी साइंस की जितनी भी शाखाएं हैं, सबका यूज जो है वो फूड विज्ञान यानी फूड साइंस के अंदर किया जाता है। खाद्य वैज्ञानिक क्या करते हैं? तो देखिए, खाद्य वैज्ञानिकों का काम है भोजन को बेहतर, सुरक्षित और टिकाऊ बनाना। तो इनका काम है भाई, जो भी भोजन है उसको बेहतर बनाया जाए, जो भी खाद्य पदार्थ है उनको सुरक्षित किया जाए और टिकाऊ यानी लंबे समय तक ये चल सके। वे अध्ययन करते हैं कि किस चीज का, भोजन में क्या क्या होता है, यानी क्या क्या चीजें पाई जाती है भोजन के अंदर, संगठन, उसका अध्ययन किया जाता है। फसल काटने के बाद भोजन में क्या परिवर्तन आता है, ये देखा जाता है। भोजन कैसे सड़ता है, खराब होता है या नष्ट होता है, ये देखा जाता है। भोजन को कैसे सुरक्षित और लंबे समय तक रखा जा सकता है, उसका भंडारण कैसे किया जा सकता है। तो जो भी खाद्य वैज्ञानिक होते हैं इन सब चीजों पर रिसर्च करते हैं और उनको लोगों को समझाते हैं। खाद्य वैज्ञानिक का महत्व क्या है? तो खाद्य विज्ञान का महत्व है भाई स्वस्थ भोजन बनाना, कि अच्छा भोजन बन सके, भोजन को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखना, भोजन की गुणवत्ता और स्वाद को बनाए रखना, भोजन की बर्बादी को रोकना और नए खाद्य उत्पादों का विकास करना। ठीक है, तो खाद्य विज्ञान का इन सब चीजों में महत्वपूर्ण महत्व देखा जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? तो देखिए, खाद्य प्रसंस्करण ऐसी विधियां हैं जिनसे कच्चे माल पदार्थों को तैयार या आधे तैयार उत्पादकों में बदला जाता है। उदाहरण जैसे दूध से आपने देखा होगा दही बनाई जाती है, गेहूं से आटा बनाया जाता है या टमाटर से सॉस बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग कहा जाता है। यानी कि इससे क्या होता है, जो तैयार माल बनाया जाता है, तैयार खाना भोजन बनाया जाता है या आधा तैयार बनाया जाता है, जिसको हम भविष्य में यूज कर सकते हैं। मुख्य चरण क्या होते हैं? तो इसमें क्या कहता है, सबसे पहले कच्ची सामग्री एकत्रित करना होता है, फिर उसकी छटाई और सफाई करी जाती है, फिर उसका प्रसंस्करण किया जाता है, जैसे उबालना हो, सुखाना हो, जो भी विधि हो, और उसके बाद फिर उसको क्या कहते हैं, पैकेजिंग करते हैं, उसको पैकेजिंग करी जाती है। पैकेजिंग के बाद उसका भंडारण किया जाता है ताकि उसे लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सके, वो खराब ना हो। ठीक है ना, तो फ्रीजर वगैरह देख सकते हैं आप। प्रमुख तकनीकें कौन कौन सी यूज करी जाती हैं? तो देखिए, सुखाकर किया जाता है, जैसे चिप्स और मेवे को। ठंडा करना, जैसे दूध हो गया या सब्जियां हो गई, इनको ठंडा करके उसके बाद किया रखा जाता है। फ्रिज करना, जैसे मटर हो गया, आइसक्रीम हो गया, इनको लंबे समय तक अगर ढंग से रखना है तो क्या किया जाता है, फ्रिज करके रखा जाता है।
बनाना होता है तो बहुत सारे आपने देखे होंगे आइटम बनाए जाते हैं जो रेडी टू ईट फूड होते हैं, कि आप तुरंत उसको बना सकते हैं, जैसे मैगी पास्ता वगैरह हो गया। ठीक है, कुछ को संरक्षण की जरूरत होती है, यानी लंबे समय तक उसको अच्छे से रखना पड़ता है ताकि वो खराब ना हो, जैसे अचार वगैरह हो गया, जेम वगैरह हो गया, तो इनको अच्छे से रखना पड़ता है, इनका भंडारण अच्छे से करना पड़ता है, इनको संरक्षण करना पड़ता है। तो इससे लाभ क्या होता है, इससे भोजन का संरक्षण हो जाता है, यानी भोजन को आप बचा सकते हैं। लंबी दूरी तक भोजन की सुविधा होती है, यानी लंबे समय तक भोजन को रखा जा सकता है, तो लंबी दूरी तक इसको भेजा भी जा सकता है। रोजगार सृजन होता है, तो ये सारे काम करके क्या कर सकते हैं, रोजगार सृजन किया जा सकते हैं, लोग रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। इससे नए उत्पादकों का निर्माण होता है, तो नई नए उत्पादकों का निर्माण किया जाता है इसके अंदर। कृषि उत्पादकों का मूल्यवर्धन होता है, यानी जो भी कृषि उत्पादन होते हैं जो कच्चे माल के रूप में यूज किए जाते हैं, तो उनसे जो भी कृषि प्रोडक्ट होते हैं उनके मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे आलू से चिप्स बनाया गया तो क्या हुआ, उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल आपने बहुत सारे देखे होंगे, बिस्कुट हो गए, नूडल्स हो गए, अचार हो गए, डिब्बा बंद फल हो गया, सब्जियां हो गई, पनीर, दही, बटर, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं फूड प्रोसेसिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका खाद्य उत्पादन क्या होता है, यानी फूड का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। देखिए, खाद्य उत्पादन का मतलब होता है बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादकों का निर्माण करना, यानी बहुत सारे खाद्य जो उत्पादन होते हैं उनका निर्माण किया जाता है ताकि बढ़ती जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा किया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, हर क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है, तो इस हिसाब से वहाँ पे खाने का जो पैटर्न होता है वो भी बदलता है। बहुत सारी मांगे होती हैं, तो उन सारी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कहता है, खाद्य उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या उपयोग होता है, खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जो भी खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांत होते हैं जो बनाए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, उनका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जाता है। आधुनिक मशीनें और तकनीकें लगाई जाती हैं इसके अंदर। उद्देश्य क्या होता है, गुणवत्ता बनाए रखना, यानी अच्छे किस्म का भोजन उपलब्ध कराया जा सके अधिक मात्रा में। ठीक है ना, मात्रा को बढ़ाना होता है, सभी वर्गों को खाद्य उपलब्ध कराना होता है, यानी हर वर्ग के लोगों को उनके हिसाब से खाद्य का उत्पादन करना होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, ब्रेड हो गया, दूध हो गया, पैक्ड फूड्स हो गए, ठीक है ना, इंस्टेंट नूडल हो गए, जूस हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, एक तरह से खाद्य उत्पादन, इनको बनाया जाता है। खाद्य संसाधन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, अगर हम खाद्य संसाधन की बात करते हैं तो उनको प्रारंभिक किन उद्देश्य से यूज किया जाता था। तो प्राचीन समय में खाद्य जो संसाधन का उद्देश्य था, सुपाच्यता को बढ़ाना, यानी भोजन आसानी से पच जाए ऐसे भोजन बनाए जाते थे। स्वाद में सुधार करना, यानी लोग स्वाद लेकर खा सकें इसलिए बनाए जाते थे। भोजन की उपलब्धता बनाए रखना, जब ताजे फल सब्जियां ना हो तो कुछ उपलब्ध हो सके, तो ये सब जो थी उस टाइम खाद्य संसाधन जो था या खाद्य प्रसंस्करण कह सकते हैं, इनको रखा जाता था। परंपरागत उदाहरण देखें तो जैसे अचार लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है, ऐसे मुरब्बा बनाया जाता था जो फल आधारित होता था, मीठा संरक्षण होता था, ठीक है ना, मीठा करके इसको काफी लंबे समय तक यूज किया जा सकता था। पापड़ जो होते थे लंबे समय तक चलने का वाला स्नैक होता था उस टाइम। ठीक है, तो ये सारे जो परंपरागत उदाहरण है खाद्य संसाधन के। आधुनिक समय में खाद्य संसाधन की मांग क्यों बढ़ी है, आज के समय में जो खाद्य उत्पादन ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, तो देखिए कारण क्या है, उन्नत परिवहन हुआ है, तो दूर दराज क्षेत्रों तक भोजन आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो किसी क्षेत्र के भोजन की मांग ज्यादा होती है तो लोग क्या करते हैं, उसको वहां तक पहुंचाते हैं। तेज संचार, मांग और आपूर्ति की जानकारी तेजी से मिलती है, तो सबको पता है भाई तेज संचार है आज के टाइम में, आपकी मांग और आपूर्ति जो होती है वो तेजी से हो जाती है, तो इस वजह से भी जो है इनका उत्पादन बढ़ा है। औद्योगिकरण, भोजन को मशीनों से बड़े पैमाने पर बनाना संभव हो चुका है, तो इसलिए भी जो है इनकी मांग बढ़ी है, इससे बढ़ी है मांग। ठीक है ना, तो सुविधाजनक खाद्य है, झटपट बनने वाले फूड होते हैं, ठीक है ना, आसानी से बनाए जा सकते हैं। सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य है, पोषण बनाए रखने वाले भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लंबी सुरक्षा अवधि वाले खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते। ठीक है, तो ये सारे जो है खाद्य उत्पादन के फायदे हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं रेडी टू फूड इट मील, ठीक है ना, ट्रेटा पैक जूस आप देख सकते हैं, फ्रोजन स्नैक्स देख सकते हैं, तो बहुत सारे किस्म के आपको जो है प्रोडक्ट दिखाई दे जाते हैं जो खाद्य संसाधन के रूप में आज यूज किए जा रहे हैं और बड़े अच्छी क्वालिटी के साथ बनाए जाते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी की मांग और आवश्यकता के कारण क्या है, तो देखिए खाद्य प्रौद्योगिकी यानी फूड टेक्नोलॉजी वह विज्ञान है जिसके माध्यम से भोजन को अधिक स्वादिष्ट, सुरक्षित, पोषक युक्त और टिकाऊ बनाया जाता है। आज के समय में इसकी मांग क्यों बढ़ रही है, तो आज के समय में इसके मांग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अधिशेष कृषि उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ज्यादा अनाज उपज रहा है और उसे स्टोर और प्रोसेस करना जरूरी हो गया है, तो इसलिए भी खाद्य उत्पादन को ज्यादा रखा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई आजकल अनाज जो ज्यादा उत्पादन होता है और उसको स्टोरेज करना भी बहुत जरूरी हो गया, तो उसके लिए अलग अलग तकनीकें यूज की जा रही हैं। तेज जीवन शैली है, लोग अब तेज जीवन शैली जीते हैं, लोगों को रेडी टू कुक और इंस्टेंट फूड चाहिए। ठीक है ना, आजकल तो आप देखते होंगे भाई लोगों को क्या चाहिए, रेडी टू कुक यानी जल्दी से मिल जाए, तेज जीवन शैली है, इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास खाना बनाने का, या इंस्टेंट फूड वगैरह जो चाहिए होता है तुरंत बन जाए, तो ऐसी जो बहुत सारे प्रोडक्ट आप मार्केट में देखते भी हैं।
बेहतर परिवहन, परिवहन और लॉजिस्टिक बेहतर होने से दूर दराज इलाकों तक खाना आसानी से पहुंचाया जा सकता है, तो इस वजह से भी जो है खाद्य प्रौद्योगिकी की मांग बढ़ी है। वैश्वीकरण ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, देशों के बीच भोजन का आदान प्रदान आसान हुआ है, गुणवत्ता बढ़ी है, यानी हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट होते हैं वो विदेशों में भी जाते हैं, बिकते हैं। पोषण की कमी, कुछ सामान्य अनाज जैसे चावल गेहूं में कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए फूड फोर्टिफिकेशन किया गया, जैसे विटामिन, आयरन, जिंक, मील की जरूरत के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। एफएसएसआई मानक है, भारत की खाद्य सुरक्षा संस्था एफएसएसआई ने नमक, आटा, दूध, तेल आदि के फोर्टिफिकेशन के लिए मानक तय किए हैं, जिससे लोग अधिक पोषक पा सकें। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक संस्था भी है, वो भी क्या करती है, देखती है कि भाई जो भी उत्पादन हो रहा है खाने के आइटम्स में वो अच्छी गुणवत्ता के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इन पर भी ध्यान दिया जाता है, इसलिए अधिक पोषक तत्व भी जो है आपको मिलते हैं। रोगों का बढ़ना, हृदय रोग, मधुमेह जैसे रोग बढ़ रहे हैं, इसलिए अब स्वास्थ्यवर्धक और रोग प्रतिरोध फूड का विकास भी जरूरी है। ठीक है, तो बीमारियां बहुत सारी हो रही हैं, तो लोकल खाना खाने से क्या होता है भाई, बीमारियां और ज़्यादा बढ़ती हैं, तो इसलिए बहुत सारे फूड वैज्ञानिक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो जो बीमार लोगों के लिए स्पेशली होते हैं, और उससे क्या होता है, उस भोजन से उनको ये समस्याएं नहीं होती। ठीक है ना, तो ये भी जरूरी है आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो। उपभोक्ता सोच में बदलाव आया है, लोग अब स्वाद के स्थान पोषण, ठीक है ना, स्वच्छता और गुणवत्ता पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी जो है अलग अलग तकनीक अपनाकर और अलग अलग किस्म के जो पोषक तत्वों को जो है उत्पादन किया जा रहा है। ऑर्गेनिक भोजन की मांग बढ़ रही है, कम रसायन व परीक्षक वाले प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का चलन है, ये भी हमें देखने को मिलता है, इसलिए भी जरूरी हो जाता है। नाशवान वस्तुओं का रूपांतरण, बहुत सारी वस्तुएं जो जल्दी खराब हो जाती थी तो उनके लिए भी बहुत सारी तकनीकें लाई गई ताकि उन्हें लंबे समय तक बचाया जा सके। जैसे भारी फल या सब्जियां जो जल्दी खराब हो जाते हैं तो फल सब्जियों को जूस, जैम, सॉस आदि में बदलकर टिकाऊ बनाना। ठीक है ना, तो ये भी नई तकनीक के जरिए हो पाया है। खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास किस तरह से हुआ है, तो देखिए समाज और विज्ञान के विकास के साथ साथ भोजन को अधिक सुरक्षित, स्वादिष्ट और टिकाऊ बनाने की तकनीक भी विकसित हुई है। तो भाई समय के साथ साथ जैसे समाज में आधुनिकता आई है, वैसे भोजन के बनाने और उसके खाने में भी क्या है, आधुनिकता आपको देखने को मिलती है। तो इतिहास की घटनाएं अगर देखें तो किन वजह से ये सारी चीजें डेवलप्ड हुई, तो सबसे पहले बात करते हैं 1810 में निकोलस एपर्ट क्या कहते हैं। तो ये कैनिन तकनीक यानी डिब्बाबंद विकसित की युद्ध काल में सैनिकों को भोजन पहुंचाने में उपयोगी थी। तो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई भाई, एक युद्ध काल का टाइम था, ठीक है ना, युद्ध काल में जो था सैनिकों को भोजन पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था और नॉर्मल अगर भोजन पहुंचाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो डिब्बा बंद युक्त भोजन विकसित किया गया ताकि, और ऐसा भोजन दिया गया ताकि वो लंबे समय तक टिक सके। तो इस समय जो है ये महसूस किया गया कि भोजन को जो है ऐसा बनाया जाए ताकि उसको एक लंबी अवधि तक और आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सके। तो इस चीज की जो तकनीक उस टाइम शुरू हुई, तो सबसे पहले डिब्बा बंद यानी डिब्बा बंद खाने की जो शुरुआत इस टाइम होती है। 1864 में लुई पाश्चर ये क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया, दूध, सिरका, बियर के खट्टे होने के कारणों की जांच की कि भाई क्यों जो भोजन होता है वो खराब हो जाता है, तो उन्होंने उसकी जांच करी। रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने की, ठीक है ना, पेस्टराइजेशन यानी पशुचरीकरण विधि को विकसित किया। तो उन्होंने देखा भाई जिन कारणों से यानी जिन जीवाणुओं के कारण ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो खराब हो जा रहे हैं तो उनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो उन्होंने एक तकनीक को जो है वो विकसित किया। ठीक है, 20वीं सदी का जब विस्तार हुआ तब तो विश्व युद्ध और अंतरिक्ष अन्वेषण भी आपने देखा होगा, तो सैनिक और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी लंबे समय तक टिकने वाले भोजन को विकसित किया गया, क्योंकि जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनको काफी लंबे समय तक रहना पड़ता है और वो नॉर्मल खाना तो खा नहीं सकते, तो ठीक है, तो उस तरह के खाद्य पदार्थों को भी उस टाइम विकसित किया गया। कामकाजी महिलाओं की जरूरत, इंस्टेंट फूड और रेडी फूड का चलन बढ़ा है, ठीक है, ताकि जल्दी से हो जाए, समय ना लगे। वैश्वीकरण और बदलती रुचियां, तो विदेशी व्यंजन, पास्ता, सूप, नूडल्स की मांग बढ़ी है। साल भर मौसमी फल सब्जियां उपलब्ध कराने हेतु फ्रीजिंग हो गई, वैक्यूम पैकेजिंग हो गई, डिहाइड्रेशन आदि तकनीक विकसित हुई है, यानी जो भी सब्जियां या जो भी फल वगैरह हमारे जल्दी खराब हो जाते हैं तो उनके लिए अलग अलग तकनीकों को खोजा गया ताकि उन्हें लंबे समय तक बचाया जा रख सके। ठीक है, जिसमें आपको हो गया फ्रीजिंग हो गया, ठीक है ना, फ्रिज में रख दिया जाता है ठंडे में ताकि खराब ना हो। वैक्यूम पैकेजिंग होती है ना, जिसके अंदर एक गैस भर के रख दिया जाता है ताकि वो आपका लंबे समय तक टिक सके, जैसे चिप्स वगैरह में आपने देखा है गैस वगैरह भरी जाती है। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन आदि तकनीकें जो हैं, ठीक है ना, विकसित करी गई हैं ताकि क्या करा सके, खाने को जो है लंबे समय तक बचाया जा सके। वर्तमान योगदान की बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया गया है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन पहुंचाया जा सके। पोषित उत्पादन बनाने की बात करी गई है, जैविक और रसायन मुक्त उत्पादन, ठीक है ना, और विशेष स्वास्थ्य आहार जैसे डायबिटीज, हृदय रोगियों के लिए बनाए जाएं, तो इन सब चीजों पे बात हो रही है। ऑनलाइन डिलीवरी आपने देखा होगा और एडवांस पैकिंग की तकनीक ने क्या किया है, खाद्य उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाया और लोगों तक आसानी से पहुंचाने में मदद करी है।
भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के क्या कारण होते हैं, क्यों भोजन जो होता है वो खराब हो जाता है? तो भोजन जो है एक नाशवान वस्तु है, आपको पता ही है, जो समय, पर्यावरण और सूक्ष्म जीवियों के कारण धीरे धीरे खराब या असुरक्षित हो सकता है। तो खराब भोजन ना केवल स्वाद व पोषण को नष्ट करता है, पोषक को नष्ट करता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर हम खराब भोजन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया या जीवाणु आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन की गुणवत्ता को तो खराब करते हैं, बीमारी भी फैलाते हैं। तो इसलिए जो है इस कौन सा भोजन खराब हो रहा है, कब खराब हो रहा है, उन सब चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, ताकि स्वास्थ्य जो है वो सही रहे। तो भोजन नष्ट होने के मुख्य रूप कौन कौन से हैं, कैसे भोजन नष्ट होता है? तो भोजन जो होता है वो 3 तरीकों से खराब हो सकता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, पहला तरीका क्या है, भौतिक रूप से, यानी बनावट, रंग या रूप बिगड़ जाता है तो हमें पता लग जाएगा भाई भोजन जो है वो खराब हो रहा है। रासायनिक रूप से, भोजन के भीतर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, हमें पता लग जाता है भाई कि उसका रूप बदल जाता है, रूप बदलने के बाद कुछ स्मेल वगैरह भी आती है, तो हमें पता लग जाता है भाई कि इसके अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रिया हुई है जिसकी वजह से ये खाना खराब हो गया है। ठीक है ना। तीसरा आता है जैविक रूप से, सूक्ष्म जीवियों को, कीटों के कारण, तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको खराब कर देते हैं, उसका कलर वगैरह बदल देते हैं। तो कह सकते हैं भाई 3 तरह से भोजन खराब होता है, भौतिक रूप से होता है, ठीक है, बनावट के आधार पर देख सकते हैं, रासायनिक रूप से उसके अंदर अंदर परिवर्तन आ जाते हैं, जैविक रूप से कुछ जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को खराब कर देते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमें याद रखना है। खराब होने के लक्षण क्या है, तो कैसे खराब होगा आपको पता लगेगा भाई, रंग बदल जाएगा खाने का तो आपको पता लग जाएगा भाई ये खराब है। दुर्गंध आना, ठीक है ना, बदबू आने लग जाती है। स्वाद बदलना, आप खाएंगे तो आपको स्वाद अलग लगेगा। ठीक है, बनावट का ढीला हो जाना, जो पहले था उस रूप में नहीं रहेगा वो। पोषण घट जाना, ठीक है ना, वो पोषक तत्व नहीं रह जाएंगे उसके अंदर। उपयोग के लिए असुरक्षित हो जाना, ठीक है, अगर आप उसको उपयोग करेंगे तो आपकी सेहत भी खराब कर सकता है। प्रमुख कारण क्या है, तो देखिए, पीड़क और कीटों का हमला हो जाता है, जैसे चूहे, कीड़े, तिलचट्टे आदि, ये खाद्य को खाते हैं और दूषित कर देते हैं या कई बार नष्ट कर देते हैं। तो एक समस्या ये है इसके अंदर। दूसरी, गलत तापमान और प्रकाश और नमी के कारण। तो आपको पता है भाई बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं, खाद्य उत्पादन जो होते हैं, वो उच्च ताप या नमी भोजन को जल्दी बिगाड़ देती है। सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन से रासायनिक जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनको आप रख देते हैं, ठीक है, चिप्स वगैरह हो गए आप रख देंगे तो क्या होगा, नमी के कारण खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो गलत तापमान जो होता है और प्रकाश और नमी जो है वो भी क्या करती है, खराब करती है भोजन को। सूक्ष्म जीवी जो होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया आपका, फफूंदी, ये भोजन के सड़न, गैस और दुर्गंध उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये अगर लग जाते हैं खाने में तो क्या करते हैं, उसको सड़ा देते हैं, गैस और दूषित कर देते हैं और दुर्गंध फैला देते हैं। इससे पता लग जाता है हमें क्या है कि जो हमारा जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। पीड़कनाशी रसायनों से भी संदूषण होता है। कुछ खाद्य पदार्थ खेतों में छिड़के गए रसायनों का संरक्षण से दूषित हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप सब्जी वगैरह का उत्पादन करते हैं, फिर वहां पे आप क्या करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह और कुछ ऐसे कीट मारने वाली दवाइयों का यूज कर लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है, भोजन जो है वो खराब हो सकता है। जो सब्जी या फल फ्रूट है वो भी खराब हो सकते हैं, वो भी संदूषित हो सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक एंजाइम की क्रिया होती है। फल और सब्जियां अपनी एंजाइम प्रक्रिया से धीरे धीरे नरम, रंगहीन या सड़े हो जाते हैं। यानी एक लंबे समय तक अगर आपने देखा होगा कि कोई एक फल होता है एक जगह पे रह जाता है, तो उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो धीरे 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 क्या हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फल जो होता है वो सड़ भी जाता है। फसल कटाई या पशु वध के बाद परिवर्तन आता है, जैसे मांस और दूध, अंडे या फल कटाई वध के बाद भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से बिगड़ने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर फसल है, वो जब तक फसल है तब तक तो ठीक है, जब उसको काट दिया जाता है तो आप देखते हैं ना, फल फ्रूट जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, खराब होने शुरू हो जाते हैं एक टाइम के बाद। ठीक है, और वैसे ही पशु होते हैं, जब तक वो पशु होते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उसको काट के और उनको पैकेजिंग, फूड, इन सब चीज़ों में जब रखा जाता है लंबे समय तक, तो वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं ये समझते हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होते हैं, ये सभी प्रोटीन युक्त होते हैं जिन्हें जीवाणु बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिनमें मांस हो गया आपका, ठीक है ना, प्रोटीन अधिक जल्दी सड़ता है। मछली, अत्यधिक नमी और प्रोटीन होता है इसके अंदर। अंडा जो हो गया बैक्टीरिया के लिए आदर्श है, ठीक है, और दूध जो हो गया वो फटने और खट्टा होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे मुर्गा हो गया, जल्दी बैक्टीरिया विकसित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो होते हैं ये हमारे जो कुछ प्रोडक्ट हैं वो जल्दी खराब होते हैं। खतरे का तापमान क्षेत्र क्या होता है, यानी कितने तापमान पे खतरा सबसे ज्यादा होता है। जीवाणु अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पसंद करते हैं, जैसे मांस हो गया, मछली, अंडे, मुर्गी, ठीक है ना, या डेयरी प्रोडक्ट हो गए, तो ये सब अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य कहलाते हैं। तो जीवाणु 5 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर वृद्धि करते हैं। ताप की यह पारासर खतरे का क्षेत्र कहलाती है, यानी इस अगर तापमान में कोई भी चीज रखी जाएगी तो वो जल्दी खराब होती है। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं फ्रीजिंग करे जाते हैं, यानी फ्रिज में रखे जाते हैं, ठीक है, डीप फ्रिज में रखे जाते हैं, ताकि वो सब जल्दी से खराब ना हो। ठीक है, खाद्य संसाधन और संरक्षण की पुरानी विधियां, यानी जो खाद्य संसाधन था उसको कैसे संरक्षित पहले किया जाता था पुराने समय में।
तो प्राचीन समय में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय अनुभव, ठीक है ना, यानी लोग क्या होते थे, अनुभवी होते थे, उनको पता था भाई कौन सा प्रोडक्ट कब खराब होगा, तो उसके आधार पर उसको संरक्षित किया जाता था। जलवायु के आधार पर या प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित पारंपरिक जो तकनीकें थी उनको अपनाया जाता था, बिना किसी रसायन या मशीनों के। तो वो लोग अनुभवी होते थे, उनको पता था भाई किस टाइम पीरियड में कौन सा प्रोडक्ट जो खराब हो जाएगा उसको कैसे रखना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज उन लोगों को नॉलेज थी, तो वो उस तरह से क्या करते थे, उसको बचाकर रखते थे। जैसे धूप में सुखाना, तेज धूप में नमी निकालकर भोजन को सुखा दिया जाता था, उदाहरण जैसे आमचूर, मिर्च, मेथी, पापड़, ठीक है ना, तो इन सब चीजों को रखा जाता था संरक्षित करके। किण्वन किया जाता था, लाभकारी सूक्ष्म जीवियों से भोजन का स्वाद और पोषण बढ़ता है, उदाहरण के लिए जैसे दही हो गई, इडली हो गई, डोसा, चाट, इनका किण्वन किया जाता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है ना, फर्मेंटेशन करते हैं इनको। नमक लगाना, अचार बनाना, ठीक है, तो नमक और तेल से नमी कम होती है जिससे सूक्ष्मजीवी नहीं बढ़ते हैं, उदाहरण के लिए आम हो गया, नींबू, मिर्च का अचार, तो आपने देखा होगा जो भी अचार होता है ना वो तेल के अंदर डुबो के रखे जाते हैं ताकि उनमें ऑक्सीजन और नमी ना पहुंचे और वो जल्दी खराब ना हो, ठीक है। सेकना, अनाजों को हल्का सेक कर सुखाया जाता था, उदाहरण जैसे सत्तू हो गया या भूनना चना हो गया, उससे उनको बचाया जाता था। भूनना, रोस्टिंग करी जाती थी, बिना तेल के सीधी आंच पर भूनकर भोजन को टिकाऊ बनाया जाता था, जैसे आपने देखा होगा मूंगफली हो गई या भुनी दालें हो गई, इनको इस तरह से बचाया जाता था। धूमन, धुएं से मांस या मछली को सुखाकर संरक्षित किया जाता था, उदाहरण जैसे सूखी मछली हो गई, बेकन पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इस तरह से उनको बचाया जाता था। चूल्हे में पकाना, धीमी आंच पर मिट्टी के चूल्हे में पकाया गया भोजन अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य होता था और पोषक और स्वाद बना रहता था, तो ये भी एक अच्छी चीज थी। पहले जो था मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जाता था खाना, ठीक है, तो वो क्या होता था, धीमी आंच पर पकता था और ज्यादा स्वादिष्ट होता था और जल्दी पच जाता था, ठीक है ना, तो अच्छे से वो पकता था। मसालों का उपयोग, हल्दी, लौंग, अजवाइन जैसे मसाले एंटीसेप्टिक होते हैं जो भोजन को सुरक्षित रखते हैं, उदाहरण जैसे अचार, खिचड़ी, दाल, सब्जी, ठीक है, तो ये एंटीसेप्टिक जो होते थे हमारे मसालों का उपयोग किया जाता था ताकि ज्यादा समय तक भोजन को बचाए रखा जा सके, ठीक है, तो ये कुछ तकनीकें थी। खाद्य पदार्थों के वर्ग, खाद्य पदार्थ के कौन कौन से वर्ग हैं, तो देखिए खाद्य पदार्थों को नाश होने की गति यानी कितनी जल्दी खराब हो रहा है उसके आधार पर तीन मुख्य वर्गों में बांटा जाता है, यानी खराब होने की स्थिति में भोजन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है आपका विकार्य खाद्य पदार्थ, ये खाद्य पदार्थ एक दो दिन में खराब हो जाते हैं क्योंकि इनमें नमी अधिक होती है और बैक्टीरिया जो है वो तेजी से पनपते हैं, जैसे दूध, दही, मछली, मांस, इन्हें ठंडा रखकर या जल्दी उपयोग कर सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया जल्दी आते हैं तो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है, डीप फ्रीज, यानी इनको क्या ठंडे में रखकर अच्छे से तभी इनको बचाया जा सकता है। फिर आते हैं अर्धनिकाय विकार्य खाद्य पदार्थ, ये खाद्य पदार्थ 1 या 2 सप्ताह तक सुरक्षित रहते हैं, इसमें थोड़ी नमी होती है और ये सीमित तापमान सह सकते हैं, जैसे फल, सेब, अमरूद, सब्जियां, भिंडी, फूलगोभी वगैरह हो गई, प्याज, आलू, तो इन्हें ठंडी, सूखी व अंधेरी जगह पर रखना चाहिए, तो ये लंबे समय तक जो है वो बचे रहते हैं, जल्दी खराब नहीं होते, ठीक है ना, 1 या 2 सप्ताह तक बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे ये। अविकार्य खाद्य पदार्थ, ये खाद्य पदार्थ वर्ष या उससे अधिक समय तक खराब नहीं होते क्योंकि इनमें नमी बहुत कम होती है, जैसे अनाज, गेहूं, चावल, दालें, मूंग, अरहर, तिलहन, सरसों हो गया आपका, मूंगफली, इन्हें सूखी और वायुरुद्ध जगह पर भी संग्रहित करना चाहिए, ठीक है, तो इनको वायु नहीं पहुंचनी चाहिए, नमी नहीं आनी चाहिए, तो ये क्या होते हैं काफी लंबे समय तक, साल साल 2-2 साल तक भी ये टिके रहते हैं, ठीक है, तो 3 प्रकार से बांटा जा सकता है खाद्य पदार्थों को उनके जीवन काल के आधार पर, यानी कितने जीवन वो सुरक्षित रह सकते हैं। भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीवी उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए भोजन पदार्थ को नष्ट करने वाले प्रमुख सूक्ष्म जीवी कौन कौन से सूक्ष्म जीवी हैं जो भोजन को जल्दी नष्ट करने की कोशिश करते हैं या खराब करते हैं, तो देखिए सूक्ष्म जीवी जो होते हैं वो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, यीस्ट होता है और फफूंदी होता है, ये ठीक है, तो कैसे ये खराब करते हैं, इनका कार्य क्या होता है, कैसे ये जो भोजन होता है उसको खराब करने का काम करते हैं, तो क्या करते हैं, भोजन को तेजी से सड़ा देते हैं, विशेषकर प्रोटीन युक्त खाद्य में पाए जाते हैं, तो जीवाणु किसमें पाए जाते हैं, जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है उसमें ये क्या करते हैं, खाने को सड़ा देते हैं। कवक क्या होते हैं, नम स्थानों पर उगते हैं, ठीक है ना, रंगीन धब्बे बन जाते हैं, ठीक है ना, कवक आपने देखा होगा भाई कोई भी खाना रखते हैं ना, कोई ब्रेड वगैरह, रोटी वगैरह, तो उस पर क्या होती है, धीरे धीरे एक कलर आ जाता है, कोडिंग आ जाती है हले कलर की, जिसे क्या कहा जाता है, कवक कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका ईस्ट, ईस्ट क्या होता है, ये सकरा पर कार्य करते हैं, किण्वन करते हैं और भोजन को गैसीय बना देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, शर्करा होते हैं, ईस्ट होते हैं, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, जो भी आपका भोजन होता है उसको फुला देते हैं, ठीक है ना, सड़ा देते हैं, खराब करते हैं, गंध उत्पन्न करते हैं। फफूंदी जो होती हैं वो रोटियां हो गई, फल आदि पर पनपते हैं, दिखने में रुई जैसे होते हैं, ठीक है, तो ये फफूंदी होती हैं। तो इस तरह से ये जो जीवाणु हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको अपने जो भी उनकी सुविधा अनुसार होता है उनको खराब करने का काम करते हैं।
सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। क्यों जो सूक्ष्म जीवी जो प्रभावित होते हैं, किन कारणों से? तो सूक्ष्म जीव तभी पनपते हैं जब उन्हें सही वातावरण मिलता है। जैसे कारक कौन से हैं? पोषक पदार्थों की उपलब्धता, जैसे प्रोटीन, शर्करा आदि, इनसे सूक्ष्म जीव जल्दी बढ़ते हैं। अगर प्रोटीन युक्त और शर्करा युक्त खाना है तो यहाँ पर जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। नमी और पीएच का स्तर होता है, यानी उच्च नमी तटस्थ पीएच पर सूक्ष्मजीवी तेजी से बढ़ते हैं। यानी अगर ऐसा जो पीएच स्केल है, यानी यहाँ जो उनके अनुकूल वातावरण होगा वहां पर जो होंगे वो बड़ी तेजी से जो है ये बढ़ते हैं, जहाँ पे नमी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन का स्तर, कुछ सूक्ष्मजीवियों को ऑक्सीजन चाहिए होती है एरोबिक, और कुछ को नहीं, एनोरोबिक, तो वहां पर भी जो आप देखेंगे सूक्ष्मजीवी तेजी से बढ़ते हैं। रोधक पदार्थों की उपस्थिति, जैसे प्रतिजैविक हो गए जो सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोकते हैं, तो इसका कैसे यूज किया जा सकता है? प्रतिजैविक होते हैं ना जो सूक्ष्म जीवियों को रोकते हैं, तो इनका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ जो सूक्ष्म जीव है जो जैसा वातावरण मिलता है उस वातावरण के अनुसार क्या होते हैं, वो फैलते हैं, भोजन को खराब करते हैं। खाद्य संरक्षण की मूलभूत संसाधन विधियां, कैसे खाद्य को संरक्षित किया जा सकता है? तो खाद्य पदार्थ को नष्ट होने से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई संसाधन विकसित किए हैं। ये सभी विधियां सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने पर आधारित हैं। तो ठीक है, कौन कौन सी विधियां हैं? उष्मा का अनुप्रयोग करें, यानी जैसे उबालना, भाप देना, पश्चीकरण करना, ठीक है, जैसे सूक्ष्म जीवी जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे दूध वगैरह देखा होगा ना, उबाला जाता है समय समय पर ताकि उसमें जो है जीवाणु ना पड़े। जल को हटाना, सूखने पर सूक्ष्म जीवी नहीं पनपते हैं, जैसे पापड़ और चिप्स, तो भाई नमी वाली जगह पे सूक्ष्म जीव जल्दी आएंगे, तो उनको सुखा कर रखना चाहिए। ताप को कम करना, फ्रिज या फ्रीजर में रखकर बैक्टीरिया की वृद्धि को धीमी की जा सकती है। ठीक है ना, फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज कर सकते हैं उसको, ठंडे स्थान पर रखेंगे तो वहां बैक्टीरिया जो पनपेंगे नहीं। पीएच कम करना, यानी अचार, सिरका, नींबू आदि के पीएच कम सूक्ष्म जीवियों को रोका जा सकता है। ठीक है ना, तो ये पीएच का मतलब होता है जो उनकी अम्लता होती है, ठीक है ना, उनको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, तो उससे क्या हो सकता है, वो उसको बचाया जा सकता है। गैस स्तरीय नियंत्रित करना, ऑक्सीजन कम करके या CO2 बढ़ाकर सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोका जा सकता है, जैसे वैक्यूम पैकेजिंग। ठीक है ना, अच्छे से अगर हम खाने को पैक कर देते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा उसके अंदर ना जाए, तो उससे भी क्या किया जा सकता है, भोजन को बचाया जा सकता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, खाद्य पदार्थों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो न्यूनतम संसाधन खाद्य, ये खाद्य पदार्थ केवल साफ, छिले, कटे या पतले टुकड़ों में किए जाते हैं ताकि उनकी ताजगी और प्राकृतिक गुण बरकरार रहे। उदाहरण जैसे ताजे कटे फल हो गए, छिली सब्जियां हो गई, या सलाद पत्तियां हो गई। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? ये न्यूनतम संसाधित जो होते हैं वो खाद्य होते हैं, पहला पार्ट। दूसरा जो होता है वो होता है संरक्षित खाद्य। इसमें ठंडा करने, डिब्बाबंदी या फ्रीजिंग जैसी तकनीकों से संरक्षण किया जाता है, पर इनकी प्रकृति विशेषताएं बनी रहती हैं। उदाहरण जैसे फ्रोजन मटर, डिब्बाबंद फल। ठीक है, तो पहला क्या हमने देखा कि भाई न्यूनतम संसाधित खाद्य होता है, इनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ये ज्यादातर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जल्दी खराब भी नहीं होता और जल्दी इनका यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो न्यूनतम संसाधित यानी ज्यादा लंबे समय तक इसको हम रखना सेफ नहीं होता, तो इसलिए इनको जल्दी यूज करके खत्म किया जाता है। वहीं दूसरे होते हैं संरक्षित खाद्य जो होते हैं, संरक्षित खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको क्या कर सकते हैं भाई, उनको नई तकनीकें विकसित करी गई हैं। ठीक है, उनको डिब्बा बंद करके और ठीक है ठंडे में रखकर उनको काफी लंबे समय तक क्या है बचाया जा सकता है। जैसे फ्रोजन मटर आपने देखा होगा ना, मटर जो होती है उनको क्या करते हैं, पैक करके रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक रख सकें, उनको फ्रीजर में रख दिया जाता है। ऐसे डिब्बाबंद फल होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे, जिनको भी लंबे समय तक रखा जा सकता है। फिर आता है विनिर्मित खाद्य आते हैं आपके, इनमें मूल कच्चे पदार्थ की प्रकृति बदल दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो कच्चे माल की प्रकृति को उसको हटा दिया जाता है, जैसे नमक, तेल, चीनी, या रासायनिक संरक्षण का प्रयोग करके। उदाहरण जैसे आपके अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, पापड़ हो गया, तो इनमें क्या किया जाता है, इनको ऐसा बनाया जाता है कि इनकी जो पुरानी स्थिति से उसको नई स्थिति में लेकर आते हैं, यानी आधा बना हुआ रहता है ये। ठीक है, और कुछ जो प्राकृतिक रासायनिक संरक्षक होते हैं उनका यूज करके इनको लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो काफी लंबे समय तक ये चलते हैं। फिर आता है आपका फॉर्मूलाबद्ध खाद्य, ये कई घटकों को मिलाकर तैयार किए जाते हैं ताकि इनकी सेल्फ लाइफ जो है ज्यादा रहे। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें इसमें मिलावट करके बनाया जाता है, जैसे आपके बिस्कुट हो गया, आइसक्रीम हो गए, केक हो गए, तो ये क्या होता है लंबे समय तक थोड़ा चलते हैं, तो फॉर्मूला विधि के द्वारा इनको बनाया जाता है। ठीक है, अलग तकनीक विकसित करके इनको बनाया गया है। फिर आता है खाद्य व्युत्पन्न, कच्चे पदार्थ से कोई विशेष हिस्सा निकालकर नया उत्पाद बनाया जाता है। उदाहरण गन्ने से चीनी, ठीक है ना, और दूध से घी। तो इसमें क्या होता है, खाद्य व्युत्पन्न क्या होता है कि भाई जो कच्चा पदार्थ होता है उससे एक नया प्रोडक्ट बना लिया जाता है जो लंबे समय तक चलता है। कार्यमूलक खाद्य होते हैं, ये शरीर को अतिरिक्त स्वस्थ लाभ देने वाले खाद्य होते हैं, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। उदाहरण के लिए जैसे हो गए आपके प्रोबायोटिक दही हो गई, या पौष्टिक टमाटर जूस हो गया, तो ये जो होते हैं कार्यमूलक खाद्य होते हैं। इनको विशेषकर किस लिए बनाया जाता है कि इन जो शरीर का प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, फिर आता है आपका चिकित्सीय खाद्य होते हैं, विशेष रोग या
असाध्य के मामले में डॉक्टर की सलाह पर उपयोग किए जाते हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डॉक्टर की सलाह पे ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, उनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई इनका यूज़ किया जाए, ठीक है। और कई बार जो होता है पोषण की कमी होती है, तो उस टाइम भी जो है इन सब चीज़ों को डॉक्टर बताते हैं भाई इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ताकि डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए, ताकि जो है जो पौष्टिक आहार मिल नहीं रहा है वो आसानी से मिल सके, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका लैक्टो मुक्त दूध हो गया, कम सोडियम नमक हो गया। तो आपने देखा होगा ना, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जब उनको पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिलता, तो डॉक्टर जो होते हैं वो लैक्टोकस दूध कहते हैं रेफर करने के लिए, जैसे डिब्बा बंद दूध कहते हैं, तो उनका यूज़ करते हैं, उसमें पौष्टिक आहार होता है। तो कम सोडियम नमक हो गया, ठीक है, जो नुकसान ना करे, कम सोडियम वाला नमक, उसका यूज़ करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, जो मरीज होते हैं उनको। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में आवश्यक ज्ञान और कौशल क्यों जरूरी है, ठीक है। जब हम खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो उसमें कौशल की जरूरत क्यों पड़ती है, स्किल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, इसके 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले सामग्री के रूप में खाद्य, पहला जरूरी ज्ञान और कौशल यह बताता है कि खाने की चीजों को समझने और इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या जानना चाहिए। तो कौशल क्या बताता है भाई, कि जो भी हम खाद्य उत्पादन कर रहे हैं, जो भी खाने से संबंधित चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके बारे में हमें क्या क्या जानना जरूरी है ये पता लगता है। जैसे खाद्य की प्रकृति और गुण क्या है, कौन सा खाना किस तरह का है, जैसे सूखा, ताजा, जल्दी खराब होने वाला आदि, ठीक है। तो ये हम इससे पता लगा सकते हैं अगर हमें उसका कौशल और ज्ञान है तो। दूसरा, पोषक मात्रा का विश्लेषण कर सकते हैं, किसमें कितनी ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन आदि है, यह जान जाते हैं हम। फिर लागत का आकलन कर सकते हैं, खाना बनाने में कितना खर्च आएगा इसे समझा जा सकता है, ठीक है। रासायनिक या मौसमी प्रभाव को समझ सकते हैं, यानी तापमान, नमी या कीटनाशकों से खाने पर क्या असर होता है यह जानते हैं हम। कच्चे माल की गुणवत्ता को पहचान सकते हैं कि भाई जैसे ताजा सब्जी और दूध कैसे पहचाने, इसका हमें पता लग जाता है अगर हमारे पास कौशल है तो। खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा बनी रहती है, यानी खाना जो होता है साफ सुथरा और सुरक्षित होता है, इसका ध्यान रखना है। आईटी का उपयोग, तकनीक से पता लगाना कि सामान कहाँ से आया है और कितना ताजा है, ठीक है, इन सब चीजों का कौशल सीखा जाता है। और खाद्य उत्पादन विकास जरूरी ज्ञान और कौशल कौन कौन से हैं। तो देखिए, यह भाग बड़े पैमाने पर खाना बनाने और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने से जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, खाना कैसे बनेगा और उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे उत्पादन तकनीक का ज्ञान, ढेर सारा खाना है कैसे एफिशिएंटली बनाया जाए यह जानना, कि भाई अगर ज़्यादा खाना आ जाता है, ज़्यादा मात्रा में खाना है, तो उसको कैसे सही से बनाया जा सकता है, ये हम समझते हैं इसके अंदर। स्पेसिफिकेशन और टेस्टिंग होती है, यानी हर प्रोडक्ट का एक तय मानक होता है और टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है। तो हर एक खाने का भाई जो एक तय मानक में बनाया जाता है कि भाई इस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है ना, उसका टेस्ट भी जो है वो तय किया जाता है इसके अंदर। गुणवत्ता नियंत्रण किया जाता है, ठीक है ना, यानी हर चीज सही है या नहीं, बार बार क्या होता है, इसकी जांच होती है। संवेदी परीक्षण होता है, स्वाद, रंग, सुगंध आदि से गुणवत्ता का आकलन करना होता है कि भाई जो भी चीज है वो सही है या नहीं है, तो हर चीज का जो है यहाँ पर परीक्षण किया जाता है इसके अंदर। मशीनों का सही प्रयोग, खाना बनाने वाली मशीनें कैसे चलती हैं यह जानना। पैकेजिंग और लेबलिंग करना, यानी खाना कैसे पैक और लेबल किया जाएगा ताकि ग्राहक को जानकारी मिले, तो ये चीज भी जो है इसमें देखी जाती है। HACCP प्रणाली, यह एक सुरक्षा प्रक्रिया जिससे पता चलता है कि कहां कहां खतरा हो सकता है और उसे कैसे रोका जा सकता है। तो ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहां पे सीखी जाती हैं, जब हम खाद्य उत्पादन का विकास करते हैं, तो उनके लिए जो है ये कौशल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। फिर आता है रेसिपी विकास, जरूरी ज्ञान और कौशल, रेसिपी में कैसे विकास किया जाएगा। तो यह भाग नई रेसिपी बनाने और उसे अच्छा बनाने से जुड़ा होता है, यानी नए किस्म के भोजन को कैसे बनाया जाए और ज़्यादा स्वादिष्ट और अच्छा बनाया जा सके, पौष्टिक बनाया जा सके। तो इसमें क्या होता है, पाक कला कौशल होता है, अच्छे से खाना बनाना आना चाहिए। फिर संगठों का सही मापन आना चाहिए, यानी हर सामग्री सही मात्रा में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। मूल रेसिपी का डिजाइन और सुधार, नई रेसिपी बनाना और पुरानी को बेहतर और करना, ये सीखा जाता है। खाद्य संभालना, यानी खाना बनाते समय साफ सफाई और सुरक्षा का भी ध्यान रखना, ये चीज इसमें सिखाई जाती है। सुरक्षा मानक, खाना बनाते समय हाथ धोना, उपकरण साफ रखना, ये भी सिखाया जाता है, ये भी जरूरी होता है। उपकरणों को सुरक्षित प्रयोग, यानी चाकू हो गया, मिक्सर आदि को सही तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है, ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। नवाचार, लोगों की पसंद के अनुसार कुछ नया और अच्छा बनाना, ठीक है, क्योंकि लोगों का जो स्वाद होता है समय समय बदलता रहता है, तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है। आईटी का उपयोग, कंप्यूटर या मोबाइल से रेसिपी डिजाइन करना और पोषक बनाना आदि, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, मोबाइल और उसका भी यूज कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा और अच्छा डिजाइन किया जा सके और खाने को और ज़्यादा पोषक बनाया जा सके, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
खाद्य प्रौद्योगिकी में आवश्यक ज्ञान और कौशल क्यों जरूरी है भाई? आवश्यक ज्ञान और कौशल की क्या जरूरत होती है? तो देखिए, खाद्य विज्ञान और पोषक का ज्ञान क्या है? तो देखिए, खाद्य विज्ञान जो होता है, खाद्य रसायन हो गया, यानी जो खाद्य विज्ञान की बात करते हैं तो खाद्य रसायन होता है उसके अंदर। सूक्ष्म जीव विज्ञान भी होता है, हमने देखा था। पोषण से जुड़ी समझ होनी चाहिए कि भाई जो भी हम खाना बना रहे हैं, जो भी भोजन बनाया जा रहा है, जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उसके अंदर हमें खाद्य विज्ञान की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर कौन कौन से रसायन है वो भी जानना चाहिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, इन सब चीज़ों की भी जरूरत पड़ती है, तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो खाद्य संसाधन और बेहतर विनिर्माण प्रक्रिया को जानना जरूरी है। तो इससे क्या होगा, अगर हम अच्छे से इन सब चीज़ों को समझेंगे तो हमें विनिर्माण करना जो होगा वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा, यानी कोई भी नई चीज़ बनाना जो है वो बहुत आसानी से आएगा। दूसरा, खाद्य सामग्री और गुणवत्ता का विश्लेषण करना। कच्चे और पके हुए दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों के संगठन, गुणवत्ता और सुरक्षा का आकलन करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी हमें समझ होनी चाहिए। फिर आता है बड़े पैमाने पर उत्पादन का ज्ञान होना चाहिए, यानी खाद्य सामग्री का उपयोग कैसे बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है यह समझना भी क्या है, जरूरी है इसके अंदर। फिर आता है आपका उत्पादन विनिर्देशन और विकास करना जरूरी हो जाता है, यानी किसी भी खाद्य उत्पादन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले निर्देशों, यानी जो भी आप खाद्य उत्पादन कर रहे हैं उसमें जो भी चीज इस्तेमाल की जा रही है उनके निर्देशों और उनकी टेस्टिंग के तरीके के पता होने चाहिए। तो यानी किस तरह से उनको देखा जाएगा, या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी इस पर निर्देश दिए गए हैं, जो भी इस पर टेस्टिंग है वो किया जाना जरूरी होता है, ताकि नए उत्पादकों के विकास में सहयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि नए उत्पादन का जो विकास होगा उसमें क्या कर सकते हैं आप, और ज्यादा सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी होनी चाहिए इसके अंदर। फिर संवेदी मूल्यांकन करना जरूरी है, यानी भोजन स्वाद, रंग, गंध, बनावट आदि का आकलन करके उसकी स्वीकृतता का परीक्षण भी कर सकें। तो ये भी जरूरी होता है भाई कि जो भी खाना बनाया गया है तो जो भी उसका स्वाद है, रंग है, गंध है, बनावट है, उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि खाने की गुणवत्ता क्या है, सही है या खराब है। तो इसका भी आकलन किया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया और उपभोक्ता व्यवहार। खाद्य उद्योग में उपयोगी होने वाली प्रक्रियाओं में कार्य प्रणाली, वितरण प्रणालियों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। साथ ही उपभोक्ता की खरीद की आदतें भी समझनी चाहिए, यानी जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, उपभोक्ता को क्या पसंद है, तो इन सब चीज को भी समझना आपको जरूरी है। पैकेजिंग और लेबलिंग होनी चाहिए। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से पैक करना और उचित जानकारी के साथ लेबल लगाना चाहिए, ठीक है। यानी जो भी आपने पैकेजिंग करी है वो बिल्कुल सही लेवल पर होनी चाहिए, सही जानकारियां उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके अंदर लेबल सही होना चाहिए, जो भी क्वांटिटी, क्वालिटी, उन सब चीज़ों को मेजर करना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। आईटी का इस्तेमाल उत्पादन रूपरेखा, पोषक विश्लेषण, गुणवत्ता ट्रैकिंग और डेटा विश्लेषण में करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जो भी उत्पादन है वो सही है, ठीक है ना, किस रूपरेखा का है, उसका पोषक विश्लेषण कैसा है, उसकी गुणवत्ता की जो ट्रैकिंग करनी चाहिए, कितना सही है, कितना खराब है, और डेटा विश्लेषण करना जरूरी है कि भाई प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कितनी मात्रा में और क्या कमियां है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। पाक कला, खाना बनाने की विधियां और प्रशिक्षण योग पाक कला कौशलों में दक्षता जरूरी होनी चाहिए, यानी जो भी बना रहा है, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है तो उनको प्रशिक्षण जरूरी देना चाहिए, ताकि ताकि और अच्छे से वो सब काम कर सकें, ठीक है। तो पाक कौशल का जो है दक्षता, यानी अच्छे उनको टेक्निक आनी चाहिए बनाने की, ये सब चीज़ भी होना जरूरी है। डिजाइन विश्लेषण और रेसिपी का अनुकूलन करना, यानी जो भी रेसिपी का डिजाइन किया गया है उसको देखना, उसका परीक्षण करना, उसमें सुधार करने की कोशिश करना, और ग्राहक की क्या पसंद है उसके अनुकूल के आधार पर उसमें परिवर्तन करना। तो ये सारी चीजें भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब खाद्य प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम और प्रवेश मार्ग, यानी जो खाद्य प्रौद्योगिकी है उसमें कौन कौन से जो है आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम हैं। तो कौन कौन से पाठ्यक्रम है, तो देखिए, प्रमाण पत्र यानी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता क्या चाहिए, सबसे पहले भाई एलिजिबिलिटी चाहिए आपको, कक्षा 12वीं 10+2 पास विद्यार्थी होना चाहिए, जिनके विषयों में निम्न में से कोई भी एक समूह हो, बाद, ठीक है ना, जो भी 12वीं पास कर रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, भौतिक, रसायन और गणित, ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, या पीसीबी होना चाहिए, भौतिक, रसायन या जीव विज्ञान, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, यानी जब आप 12वीं कर रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, साइंस साइड से 12वीं होनी चाहिए, तो उसके अंदर आपको ये 3 सब्जेक्ट जो होने चाहिए वो मैंडेटरी, या पीसीएम हो या पीसीबी हो। पाठ्यक्रम प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी कम अवधि वाले सर्टिफिकेट कोर्स, शिल्प पाठ्यक्रम, क्राफ्ट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। तो इस एलिजिबिलिटी से आप कुछ ऐसे संस्थाएं जहां से आप सर्टिफिकेट या शिल्प पाठ्यक्रम और या डिप्लोमा भी ले सकते हैं खाद्य उत्पादन के अंदर, ठीक है। तो प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं देखते हैं, तो CFTRI मैसूर है, ठीक है ना, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भारत का प्रमुख खाद्य शिल्प अनुसंधान संस्था है जो इन पाठ्यक्रमों में पेशकश करता है। तो स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री पाठ्यक्रम है,
और भारत और विदेशों में भी अवसर है। देश और विदेश में कई विश्वविद्यालय बीटेक, बीएससी, फूड टेक्नोलॉजी जैसे स्नातक डिग्रियां और एमटेक, एमएससी, एमबीए जैसी भी स्नातक डिग्रियां जो है वो प्रदान करते हैं। ठीक है, देश विदेश में कई जगह आपको ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी जो इन सब चीज़ों में आपको डिप्लोमा या डिग्री देती हैं। प्रमुख भारतीय संस्थान का अगर उदाहरण देखें तो NIFTEM सोनीपत हरियाणा में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। यह संस्था खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और प्रशिक्षण देती है। ठीक है, तो ये संस्था है, यहाँ पर क्या है, आप चाहें तो यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है और जो भी फूड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो है आपको अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा और प्रशिक्षण मिल जाएगा। ठीक है, चलिए खाद्य प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में ये कार्य कर सकते हैं, तो देखिए खाद्य उद्योग में यानी फूड इंडस्ट्रीज में नए उत्पादक बनाना, गुणवत्ता बनाए रखना और सुरक्षित पैकेजिंग करना, इसमें है अवसर। गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, यह सुनिश्चित करना कि हर खाद्य वस्तु तय मानकों पर खरी उतरे, स्वाद, पोषण, स्वच्छता आदि बने रहे। और होटल में भी मिल सकता है आपको किचन मैनेजमेंट, खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन और मेनू डिजाइन आदि में भी आप सहायता कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अवसर मिलेगा। ठीक है, और अस्पताल में भी मिल सकता है, रोगियों के लिए विशेष आहार तैयार करना और पोषण संतुलन बनाए रखना, यहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पैकेजिंग व लेबलिंग उद्योग में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित और आकर्षक तरीके से पैक करना तथा उपयुक्त जानकारी के साथ लेबल लगाना, यहाँ पर भी आपको अवसर मिल सकते हैं जॉब के। ठीक है, और मद्य निर्माण कारखाने यानी शराब या अन्य पेय पदार्थों के उत्पादन की प्रक्रिया में जो तकनीक मदद देने का काम भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी अवसर है। मृदु पेय उद्योग, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, जूस, एनर्जी ड्रिंक्स आदि के निर्माण और गुणवत्ता पर निगरानी रखने में भी आपको यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है। डेयरी इंडस्ट्रीज यानी दूध, दही, घी, पनीर आदि के प्रसंस्करण और परीक्षण में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे अवसर। कन्फेक्शनरी, चॉकलेट, मिठाई, बिस्किट जैसे उत्पादकों के निर्माण में तकनीकी मदद के लिए भी आपके पास अवसर यहाँ पे भी है। मछली और मांस संस्थान, इन खाद्य पदार्थों की सफाई, पैकेजिंग और बर्फीकरण में भी मदद मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको अवसर मिलेंगे काम के। फल एवं सब्जी संस्थान केंद्र, फ्रूट और वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट में भी काम मिल सकता है, जहाँ पर जूस, जैम, अचार, डिब्बाबंद सब्जी आदि के निर्माण में तकनीकी योगदान यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अनाज और अन्य प्रसंस्करण, ठीक है, जैसे गेहूं, चाल, दालें आदि की छटाई, सफाई और पैकेजिंग जैसे काम मिल सकते हैं। ठीक है, ज्वार, बाजरा व आटा मिले, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और गेहूं को पीसकर आटा तैयार करना, तो यहाँ पर भी आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, और खाद्य प्रौद्योगिकियों की प्रवीणता के उपयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी किन किन क्षेत्रों में अपनी प्रवीणता दिखा सकते हैं। ठीक है, किन किन जगहों पर ये शोध कर सकते हैं। तो खाद्य प्रौद्योगिकी की प्रवीणता के उपयोग के क्षेत्र हैं, तो खाद्य प्रौद्योगिकविद यानी जो भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं केवल एक ही काम तक सीमित नहीं होते हैं, वे खाद्य संस्थानों के विभिन्न विभागों में अपनी विशेषता यानी एक्सपर्टिस का उपयोग कर सकते हैं। तो कोई एक विभाग नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में भी वो काम कर सकते हैं, जहां पर अपनी एक्सपर्टीज यानी जो भी अपनी विशेषता है, जो भी उनका कौशल है उसको वो दिखा सकते हैं। जैसे क्रय और भंडारण विभाग, कच्ची खाद्य सामग्री की खरीद और उसे सुरक्षित तरीके से संग्रह करने की योजना बनाना, यह सुनिश्चित करना कि सामग्री गुणवत्ता के मानकों के अनुसार है कि नहीं, तो यहाँ भी आपको एक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आप अपनी जो आपकी विशेषज्ञता है उसको आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अवसर मिल सकते हैं। संसाधन विनिर्माण विभाग यानी कच्चे माल को खाने योग्य उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को संभालना, उत्पादन मशीनरी, प्रक्रिया प्रवाह और दक्षता को भी बनाए रखना, इन सब चीजों को भी आप कर सकते हैं। यानी जो विनिर्माण क्षेत्र है जहां पर खाने योग्य सामान बनता है, जो भी मशीनरी वगैरह का यूज होता है, जो भी उत्पादन होता है, तो वहां पर भी आपको अवसर मिल सकता है। गुणवत्ता नियंत्रण और प्रबंधन कर सकते हैं आप, खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करना, स्वाद, बनावट, पोषण, ताजगी आदि गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना और दोषपूर्ण उत्पादकों की पहचान करना, तो यहाँ पर भी आप अपनी सेवा दे सकते हैं। सुरक्षा आकलन यानी खाद्य उत्पादों की स्वस्थ सुरक्षा के लिए परीक्षण करना कि भाई जो खाद्य उत्पादन बनाए जा रहे हैं वो स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं कि नहीं, यहाँ पे भी आपको काम मिल सकता है। यह देखना कि उनमें कोई हानिकारक तत्व या दूषित पदार्थ तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अवसर है आपके लिए। शोध और विकास कर सकते हैं आप, नई रेसिपी, नए उत्पादन या बेहतर प्रसंस्करण तकनीक पर रिसर्च करना, उत्पादन की सेल्फ लाइफ, स्वाद और पोषण के सुधारों पर काम करना, तो ठीक है, यहाँ पे भी अवसर है। खाद्य प्रौद्योगिकी में स्वरोजगार के अवसर यानी स्वरोजगार कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, तो देखिए खाद्य प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित व्यक्ति ना केवल नौकरी कर सकते हैं, हमने देखा बहुत सारी संस्थाओं में इनको काम मिल जाएगा, बल्कि अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं और स्वरोजगार का रास्ता भी अपना सकते हैं। आइए कुछ रास्ते देखते हैं। पारंपरिक घरेलू खाद्य व्यवसाय यानी भारत में खाद्य प्रसंस्करण सदियों से कुटीर और घरेलू स्तर पर होता आया है, जैसे मिठाई, पापड़, अचार, मुरब्बा, ठीक है ना, तले हुए स्नैक, नमकीन, सेव, चकली,
भुने और फुलाए हुए अनाज, मूंगफली, मुरब्बे, ठीक है। तो ये सारे काम जो आप अपना खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं अगर आपको अच्छी जानकारी है इन सब चीज़ों के बारे में। कच्चे माल की उपलब्धता में वृद्धि कर सकते हैं आप, ठीक है, यानी कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन के क्षेत्रों में विकास से होने वाले कच्चे खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं उनकी उपलब्धता को आप बढ़ा सकते हैं अच्छे। इससे छोटे स्तर पर खाद्य उद्योग सुरक्षा करना और आसान हो जाता है, ठीक है। तो जो भी खाद्य पदार्थ हैं जिनको स्तर को अच्छा बनाया जा सकता है मार्केट में और बेहतरीन तरीके से पेश किया जा सकता है, तो इन सब चीज़ों को भी आप कर सकते हैं। सरकार का सहयोग मिल जाएगा आपको। सरकार वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो छोटे मोटे जो भी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्र में इन सब जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको गवर्नमेंट खुद क्या करती है भाई, सहायता देती है, वित्तीय सहायता यानी पैसे भी मुहैया करवाती है, प्रशिक्षण भी देती है, और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी विपणन केंद्र होते हैं जहाँ पर सामान को बेचा जा सके, इन सारी सुविधाएं जो है गवर्नमेंट खुद देती है। तो इस लाभ तकनीक के रूप में प्रशिक्षित युवा क्या कर सकते हैं, स्वयं उद्यम बना सकते हैं, यानी आप अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, यानी खुद अपना एक जो है एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, यानी खुद जो है उद्यम लगा सकते हैं। महिला उद्यमों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन है। कई बैंक महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए विशेष ऋण और योजनाएं जो है वो प्रदान करते हैं, यानी महिलाएं भी इस क्षेत्र में आ सकती हैं, उनको भी बहुत सारे अवसर के साधन मिल सकते हैं। राज्य सरकारों की भूमिका, राज्य सरकारें उद्योग लगाने के लिए भूमि और दूसरी सुविधाएं स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को दे सकती है, ठीक है ना। तो आप राज्य सरकारें भी जो है इसे प्रोत्साहन दे सकती हैं ऐसे उद्योग लगाने में, तो यहाँ पे भी आप प्रोत्साहन लेके काम कर सकते हैं। छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्यम संभव हैं, यानी स्वरोजगार का प्रयास कर सकते हैं आप। कम पूंजी और कम तकनीक शुरू हो सकती है, जैसे नमकीन या मूंगफली का उत्पादन कर सकते हैं आप, ठीक है ना, पैकेट बंद पेयजल, तो ये सारी चीजें भी जो है आप कर सकते हैं। स्वरोजगार अपने आप कम पूंजी में भी अच्छे काम कर सकते हैं। अधिक तकनीक और बड़े निवेश वाले उद्योग भी हो सकते हैं, जैसे पैक्ड फूड्स यूनिट हो गए, यानी पैकेटिंग जो भी होते हैं ना, बिस्कुट वगैरह या और जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको पैकिंग करके आप बेच सकते हैं। जूस प्रोसेसिंग या डेयरी उत्पादन इकाई भी खोल सकते हैं, इससे भी आपको रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा, ठीक है। तो कैरियर इन फूड टेक्नोलॉजी, तो करियर कौन कौन से हैं, जीविका करियर के प्रमुख अवसर कहाँ हैं, तो परामर्शदाता बन सकते हैं आप। विशेषज्ञ के रूप में तकनीकी या व्यावसायिक सुझाव देने के लिए आप परामर्शकर्ता बन सकते हैं कि भाई कौन सी जो भी ये क्षेत्र है इस क्षेत्र में किस तरह से तकनीक को और विकसित किया जा सकता है, किस तरह से व्यवसाय आप पा सकते हैं, तो आप परामर्शदाता भी बन सकते हैं। उत्पादकों को तकनीकी मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी खाद्य उत्पादकों की तकनीकी गुणवत्ता और उपयोगिता की जांच करना, ठीक है, इसमें भी करियर है। उत्पादन प्रबंधन कर सकते हैं, उत्पादन की योजना बनाना और कार्यान्वयन करना और कार्य पर निगरानी रखना, ठीक है, तो ये भी जीविका के अवसर हैं। परियोजना का क्रियान्वयन करना, किसी भी खाद्य तकनीक परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कराना, ठीक है, इसमें भी करियर है। विपणन और विक्रय अधिकारी, ठीक है ना, यानी आप क्या कर सकते हैं, उत्पादकों का प्रचार, ब्रांडिंग और बिक्री रणनीतियां बनवाने में मदद कर सकते हैं, ये भी एक करियर का साधन है। स्वदेशी मूल्यांकन, यानी खाद्य पदार्थों में स्वाद, गंध, बनावट आदि की जांच करना, ठीक है, ये भी इसमें भी करियर आप देख सकते हैं। गुणवत्ता आश्वासन, उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रक्रिया की निगरानी रखना कि भाई सही प्रक्रिया से काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो ये भी करियर का एक ऑप्शन है। शोध और विकास कर सकते हैं, नई तकनीक हो गए, उत्पादन और प्रक्रियाओं पर अनुसंधान कर सकते हैं आप, ठीक है, नई नई तकनीक और उत्पादन प्रक्रियाओं को विकसित कर सकते हैं, इससे भी जो फायदा होगा। परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था कर सकते हैं, किसी भी परियोजना के लिए बजट बनाना और खर्चों की योजना बनाना, ये भी आजीविका का एक साधन हो सकता है आपके लिए किसी क्षेत्र में। परियोजनाओं का मूल्यांकन करना, यानी किसी भी योजना की सफलता, प्रभाव और गुणवत्ता की समीक्षा करना, ठीक है, ये भी जो है एक तरह से आपको एक करियर का अवसर मिल सकता है इसके अंदर भी। शिक्षण और शोध, कॉलेज संस्थाओं में पढ़ाना और शोध करना, ये भी एक करियर का अच्छा स्रोत है। उद्यमशील विकास करना, यानी स्वरोजगार हो गया आपका और शुरू करना और दूसरों को उद्यमता के लिए प्रशिक्षण देना, तो ये भी जो है आ सकता है आपका करियर में योगदान दे सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो है करियर के ऑप्शन है, इन सारे करियर के ऑप्शनों को भी आप देख सकते हैं ऐसे खाद्य उत्पादन क्षेत्र में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपके कोई कमेंट है तो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।